हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 और इसके साथ ही साथ यूपीएचसीएससी जो है एडवर्टीजमेंट 51 है, इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि जीएस का पोर्शन और साथ में एजुकेशन वाला पोर्शन भी यहाँ पर कवर होता है। ठीक है, तो जीएस की तैयारी हमारी हो रही है, जिसमें मैंने आपको करेंट अफेयर भी पढ़ाया है और जीएस के बाकी पोर्शन भी पढ़ाए हैं, पीवाईक्यूज भी मैंने करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के पोर्शन को ही कवर करेंगे, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज को करेंगे। और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपके 28 नवंबर 2021 को आए थे, क्योंकि पार्ट 1 लिया है मैंने। इसमें मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, जिसमें आप आज मैं 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं आज आपको इतने ही कराऊंगी। और देखिए 2025 आ गया है, सभी का सभी के लिए नया वर्ष मंगलमय हो और सभी लोग आप अपने अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको पूरा करें। बस मैं यही शुभकामनाएं आपको देती हूँ। तो नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और 2025 आप सभी के लिए शुभ हो। ठीक है, तो हम अपने पीवाईक्यूज को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो 2025 की बेहद शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके, ये जो परीक्षा थी ना, ये आपकी 28 नवंबर 2021 को हुई थी। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये मुझे थोड़े अलग से लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए। आपको इसमें इंग्लिश वाले भी मिल जाएंगे और हिंदी के पोर्शन में भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। द इफेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्पीसीज इन ए न्यू एरिया इज कॉल्ड सीर, पीक, बायोलॉजिकल इन्वेशन और इस्टेब्लिशमेंट। क्या होगा इसमें? तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, नए क्षेत्र में नई प्रजाति का बात हो रही है, न्यू स्पीसीज की बात हो रही है नए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये होता है आपका इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। जब किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होता है तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट होता है ये इकेसिस कहलाता है। और समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, मतलब एक निश्चित स्थान है, उसके लिए कोई नई एरिया या नया कुछ भी वातावरण नहीं है, उसे क्या कहते हैं, इसको क्रमक कहते हैं। इसको इंग्लिश में यहाँ पर आप दिया रखा है शेयर। ठीक है, तो शेयर क्या हुआ, जो एक ही स्थान पर होता है, एक निश्चित स्थान पर। और इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, जो कि नई स्पीसीज और नया एरिया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नई इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, इसके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब जो किसी प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से नए क्षेत्र में आगमन हुआ, जो भी नई स्पीसीज है वो नए क्षेत्र में क्यों आई। एडेप्टिबिलिटी क्या है, उसके लिए नया वातावरण किस तरह का है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, मिट्टी कैसी है, इसके साथ उसका तालमेल कैसा है। ठीक है, और अब देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे जो है एनिमल्स हो। ठीक है, तो ये सभी के लिए कंपटीशन होता ही है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए जो भी कंपटीशन है, उसके बाद रिप्रोडक्शन और ग्रोथ किस तरह से होगी। उसके बाद देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने लाइकेन देखा है, लाइकेन में आपने पढ़ा भी होगा, कई एग्जाम में पूछा भी जाता है ना, कि मतलब दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन और लोकल इम्पैक्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट में होती हैं, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये है, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, इसमें ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये मैच सही से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर में जो नेशनल पार्क है, जो बांदीपुर है जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक स्टेट में है। ठीक है, शिकारी देवी आपका हिमाचल प्रदेश में है और दाचीगाम जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये वाला आपका गलत है। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। तो इस तरह से अब आपको क्वेश्चन के समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। मतलब ये सारे आपको नेशनल पार्क्स जितने हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं सारी चीज़ें आपको कवर भी करा रही हूँ, और इसीलिए ये जो आज का पेपर मैंने दिया है आपको, इसीलिए कि ताकि आपको चीज़ें पता लगें। नेक्स्ट है देखिए, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बर्निंग गार्बेज से, या बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, या सोलर एनर्जी, या विंड एनर्जी। तो देखिए ये जो है ना बर्निंग फॉसिल फ्यूल से है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, अब क्योंकि 2021 में आया था ये क्वेश्चन, तो उस समय के प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पे था, तो इसका जो राइट आंसर है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है।
फॉसिल फ्यूल्स के लाभ क्या है, जीवाश्म ईंधन जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर इससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बड़ी मात्रा में होता है और आसानी इजीली अवेलेबल भी हैं, ठीक है। यहाँ पर तेल, कोयला और गैस के लिए बेहतर परिवहन और उपयोग प्रणालियाँ हैं। फिर इसके जो इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, बिजली उत्पादन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। तो ये एनर्जी सोर्सेज का काम करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल से मतलब बर्न करके इसको एनर्जी रिप्रोड्यूस होगी, ये इस सब काम में यूज़ होती है, ठीक है। एक सस्ता विकल्प है, अन्य ऊर्जा सोर्सों की तुलना में इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट आती है वो कम है, ठीक। उसके बाद ये लंबे समय तक इनको स्टोर और जो है स्थानांतरित मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ईजिली जो है आपका ये काम भी हो जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स के लाभ हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए, इटाई बीमारी किस रसायन से संबंधित है, तो ये जो है ना आपकी कैडमियम से संबंधित है, ठीक है। कैडमियम के कारण यहाँ पर ये जापान प्रांत में इसको देखा गया था। जापान की एक जगह है तोगाम प्रांत में इसको देखा गया था, जापान में। और इसमें एक और ज़्यादा पूछता है, ये है आपका मरकरी से होने वाला मिनीमाता रोग, ठीक है। तो इसमें Hg मतलब मरकरी के कारण जो रोग होता है वो मिनीमाता होता है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, यूजीसी नेट में हो या आपके इस प्रोग्राम में भी मतलब इस एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इटाई डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑन द फॉलोइंग केमिकल्स, ये है आपका कैडमियम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना ही है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भास्कराचार्य की जो कृति थी ये लीलावती, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो इन्होंने किया था फैजी ने। हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य वर्क लीलावती इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो देखिए जो लीलावती थी ना, इनकी जो रचना थी, कृति जिसको कहते हैं, ये जो है मैथ विषय से संबंधित थी, ठीक है। तो ये आपकी मैथ से संबंधित था इनका जो ग्रंथ था, और इसमें फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। और यहाँ पर देखिए जो अगला जी क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये है लाला लाजपत राय, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया, और इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। उसके बाद पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाला लाजपत राय जी थे ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे। तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है हिस्ट्री में भी, गर्म दल, नरम दल, ये आपको पढ़ना ही है ना। तो इससे हमें टॉपिक्स पता लग जाते हैं जब हम PYQs को करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाना है, ठीक है। निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पर आपको दे रखा है वेद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखिए इसमें जो करेक्ट जो है ना सीक्वेंस ये है, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। तो आपको सीक्वेंस देख लेना है। देखिए आप एलिमिनेशन टेक्निक भी जान लीजिए कैसे करोगे, कम टाइम है वहाँ पर, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको पता है, वेद सबसे पहला है और 5वें नंबर पे वेदांग आएगा, है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कौन पहले आपको एलिमिनेट कर देना है, तो ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है आपके पास जो 3 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें कि तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, है ना। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें ये वाला सटीक बैठ रहा है ना। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ तीसरे नंबर पे है, उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे आपको एलिमिनेट कर देना है। जैसे अगर पूरी तरह से याद होगा तो फिर आप इसको भी एलिमिनेट कर दोगे, फिर 2 ही में आपको चूज़ करना रहेगा, ठीक है, 50-50 वाला। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराण कितने हैं, 18 हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके ही लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है टॉलमी ने। इन्होंने अपना इसमें ज्योग्राफिया पुस्तक में मतलब यहाँ पर सारी जितनी ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ें थी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में इन्होंने सारी चीज़ का जिक्र किया है, ठीक है। तो ऐसे आपसे ऑथर्स के नेम भी पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वॉज एसोसिएटेड विद द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। तो
तो ये थे ओबेदुल्ला सिद्दीकी, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो सिल्क पत्र षड्यंत्र था 1913 से, ठीक है, 1913 से और 1920, है ना। तो यहाँ पे 1913 और 1920 के मध्य देवबंदी नेताओं द्वारा संचालित एक आंदोलन था और इसका उद्देश्य था भारत को ऑटोमन तुर्की, इंपीरियल, जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। तो ये एक सिल्क पत्र षड्यंत्र था, मतलब यहाँ पर क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र था जिसमें ओबेदुल्ला सिद्दीकी जो है इससे संबंधित था। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें सरकारी आयोग, है ना, ये आपका पॉलिटी वाले पार्ट से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था? तो यहाँ पर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द सरकारिया कमीशन, है ना। तो ये जो थे आपके SR सेन। सरकारी आयोग क्यों गठन हुआ था? तो इसमें ये जो था ना, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। उस समय कौन थे? तो वहाँ उस समय जो न्यायमूर्ति थे वो न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में इसका जो गठन हुआ था, ये आपका 1983 में हुआ था। एक आयोग का गठन किया गया था। कौन थे? न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में, जून 1983 में हुआ था और इन्हीं के नाम पे इसका नाम सरकारी आयोग रखा गया था। उस समय 2 सदस्य थे, मतलब बी शिवरामन तथा डॉक्टर SR सेन, इसके 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो SR सेन इसमें नाम दिया हुआ है और बी शिवरामन, ठीक है, तो एक SR सेन नाम दिया ही हुआ है, तो ये आपको चूज करना है। तो सरकारी आयोग भी आपको पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है। अभी इसमें देखिए, द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एट द लोवेस्ट, मतलब विलेज लेवल की बात हो रही है, ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये कहा जाता है आपका ग्राम पंचायत, है ना। यहाँ पे C ऑप्शन है, ये ऊपर नीचे हो गया है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और न्याय पंचायत आपको दिया है। तो ये ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है? देखिए, सबसे निचला स्तर होता है ग्रामीण स्वशासन का, है ना। और शहरी स्वशासन के लिए क्या है? तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इसका गठन किया गया है। तो ये जो है ना ग्राम पंचायत, ये ग्रामीण स्वशासन के लिए सबसे निचला स्तर होता है। लोकतांत्रिक संगठन ग्राम स्तर पे ही काम करता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 पे त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक। तो सॉरी, तो ये जो दोनों संशोधन हुए थे 73वां और 74वां, इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन को प्रभावी बनाना, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो अगला जो क्वेश्चन है ना 12 नंबर का, नई रोशनी योजना, ये उस समय करंट के अकॉर्डिंग था। तो ये था आपका अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित था, है ना। तो इस तरह से जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, वो भी आपको पूछी जाती हैं और वो मैं आपको करवा ही रही हूँ। भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें स्वर्ण गर्त से मतलब यहाँ पर जो आपका मतलब कीमती धातु का सिंक, है ना, जो उस समय स्वर्ण धातु थी, उसी को मतलब कीमती धातु से संबंधित करके बताया है। तो ये थे आपके रोमन, जितने भी रोमन थे ना, वो जो है भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कहते थे। तो जो उस समय के रोमन इतिहासकार थे प्लिनी, उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत को दुनिया की कीमती धातु का सिंक कहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये है, निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? इसमें आपको कई नाम दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज फॉर्मली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो ये था आपका ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी को जाना जाता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 को। 3 प्रेसिडेंसी, मतलब बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनके विलय से बनी, मतलब इन तीनों के जो है मिलने से बनी। और इनका उद्देश्य था भारत में एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग प्रणाली को विकसित करना, सरकारी और व्यवसायिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जो सेवाएं थी वो क्या था? जमा स्वीकार करना, ऋण और ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
पहला नंबर का ये, और उसके बाद उद्देश्य क्या था और फिर पुनर्गठन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। तो 1955 में इसका हुआ, और ये भारत के सबसे बड़े जो कमर्शियल बैंक SBI का पूर्वज माना जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो ये SBI का ही जो है फॉर्म के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक कर दें, थोड़ा सा मेरे को गले में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। और यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए हैं, है ना। 2021 में पूछा गया है, तो देखिए 2020 तक का जो है करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। तो इसी तरह से मैंने आपको कहा, अब आपकी परीक्षा जो हो रही है 2025 में हो रही है फरवरी में, तो जनवरी तक का तो करंट अफेयर बनता ही है ना। तो उसको बिना किसी हेजिटेशन के पढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए इसमें जो दिया गया था, ये यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया था, है ना, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया है, और PV गिरी इसमें एक नाम है नहीं है, तो उनको भी दिया गया है। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले नंबर पे, और फिर हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये दूसरे हो गए। फिर हैं आपके जाकिर हुसैन जी, ठीक, और फिर हैं एक VV गिरी, है ना। तो ये VV गिरी, इनको भी दिया है, 6 लोगों को उस समय दिया गया था। और फिर है APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन सबको जो है भारत रत्न से प्रदान किए गए, है ना। तो पूर्व राष्ट्रपतियों की बात हो रही है वहाँ पर 2020 तक, तो 6 लोगों को अब तक मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये चौथे हो गए, ये 5वें हो गए आपके, और ये छठे, है ना। तो इस तरह से ये हो गए आपके, यहाँ पर नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो कुछ हम लोग खास चीज़ों को ज़रूर पढ़ेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो आपके PYQ से संबंधित हैं, और इसीलिए मैं डिटेल भी देती हूँ, आपको रटना नहीं पड़े चीज़ों को। तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा।